हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ISPC सिंप्लीफाइड। और आज हम लोग घटना चक्र आई दृष्टि वाले बुक में से इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर वाले चीज़ को करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये इकोनॉमिक का थर्ड पोर्शन है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखिए वन लाइनर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो रिवीजन पर्पज से है, तो आप उसको कर सकते हो खुद से, क्योंकि जो पूरी बुक है उसकी ही वन लाइनर्स को वहाँ पे कलेक्ट करके डाल दिया गया है। तो उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाना वो फालतू वाली बात हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे टाइम के साथ। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो मार्च 2023 में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 को रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा? तो सब्जेक्ट के द्वारा। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो कवर करता है लगभग 54 डिसिप्लिन्स को, जो कि 5 ग्रुप्स में ब्रॉड सब्जेक्टेड एरिया में कंबाइंड होते हैं। तो 54 डिसिप्लिन्स 5 ब्रॉड सब्जेक्टेड एरिया में कंबाइंड होते हैं। इस साल की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 3 नए सब्जेक्ट को ऐड किया गया, जैसे उसमें है डाटा साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड मार्केटिंग। इस तीनों को QS में डाला गया है। ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करें तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो US का है वो रैंक फर्स्ट किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो UK का है, एंड देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ US, ये तीसरे पोजीशन पे है। अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है इसमें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस IOE इंडिया ने अपने पोजीशन को इम्प्रूव किया है, ठीक है। QS रैंकिंग में बेसिकली वो अपने रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। अपने 44 कोर्सेज में उन्होंने अपने इंप्रूवमेंट को शो किया है। QS का फुल फॉर्म एक बार जान लीजिए, कहीं क्या पता एग्जाम में पूछ दें। तो ये होता है आपको क्वैक्यूरेली साइमंड्स, याद रखिएगा, ये QS रैंकिंग हुआ। JNU का जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 68 पोजीशन पे है। IIT कानपुर की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये रैंक किया 87 पे। और टॉप 100 कैटेगरी में बात करें तो ये पहली बार आया है IIT कानपुर। IIT मद्रास की बात करें तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रैंक 21 है। IIT बॉम्बे मैथमेटिक्स में रैंक 92 है। IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रैंक 49 है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही हर जगह आ रहा है। बेसिकली क्या होता है ना, इसके प्रोफेसर थोड़े से रूड होते हैं, थोड़े से रूड कहने का मतलब सैडिस्ट होते हैं। इसका रीज़न ये, बहुत दिन मैंने भी पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जैसे मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो चीज़ें आपको दिख जाती है। कोडिंग में एक वर्ड्स हो गया, आपको राइट एंड रीड करना होता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी और में क्या होता है ना कि आप उसको फील नहीं कर सकते हो। बेसिकली फील करने जाओगे तो हवा में चल जाओगे, लेकिन फील नहीं कर सकते हो। कहने का ये सेंस हुआ कि आप उसको इमेजिनेशन में ही सारा चीज़ करना होगा। फ्लक्स को इमेजिन करना होगा, करंट को इमेजिन करना होगा, वोल्टेज, फेजर्स, वेक्टर्स जितने भी होंगे सबको इमेजिनेशन पर डील करना होगा। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब बात करें हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, सोशियोलॉजी में रैंक उसकी 68 है। और इसी के साथ साथ 10 और एंट्रीज़ हैं जो बिट्स पिलानी, और 2 मिली हैं आपको OP जिंदल यूनिवर्सिटी से टॉप 100 में। अब हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन वैली की जो बैंक कॉलेप्स हुई थी उसके बारे में। मार्च 10, 2023 को बैंकिंग रेगुलेटर जो USA का है, उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक SVB को कंट्रोल में लिया, जो कि बेसिकली कैटर करता है स्टार्टअप को, वेंचर्स कैपिटलिस्ट को एंड टेक फर्म्स को। क्यों अपने कैप्चर में लिया? क्योंकि एक सडन कॉलेप्स देखा गया था सिलिकॉन वैली बैंक में। उसके जस्ट बाद एक सिग्नेचर बैंक है, उसमें भी कुछ कॉलेप्स देखा गया, और साथ साथ में सिलिकॉन वैली बैंक में भी देखा गया। अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन वैली बैंक की, तो यह एक स्टेट चार्टर्ड कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है सेंटा क्लैरा, कैलिफोर्निया में। अब देखिए सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो ये 1983 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? तो वेल्स फार्गो के द्वारा। इसके एग्जीक्यूटिव बिल बिगेस्ट स्टाफ जो हैं एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रॉबर्ट मेंडेरिस थे। SVB फेल क्यों किया ये समझते हैं। पेंडेमिक जैसे स्टार्ट हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना वो बहुत सारा, एक तरीके से आप सेफ एसेट्स जैसे US का ट्रेजरी हो गया, गवर्नमेंटल बैक्ड मॉर्गेज हो गया, बॉन्ड्स, ये सब वो एक तरीके से खरीदने लगा। तो इसके साथ साथ जो फेडरल रिजर्व है वहाँ का, वो अपने रेट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगा, और इस बैंक और इसमें SVC सस्टेन नहीं कर पाया। याद रखिएगा। आपका क्या काम है एग्जाम पर्पज से, आपको बस नाम याद रखना है, सिलिकॉन वैली बैंक, बस 1983 याद रखना, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, काफ़ी है। अब हम लोग बात करते हैं
अपने नए करंट अफेयर जिसका कंटेंट है ग्लोबल मिनिमम टैक्स। नवंबर 2022 को एक ग्लोबल डील हुआ जो कि बड़े कंपनियों को पे करना होगा एक मिनिमम टैक्स रेट 15%, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं अब वो टैक्सेशन सिस्टम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और ये एग्री किया गया है 136 कंट्रीज़ के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स है क्या। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने एग्री किया है, इंप्लीमेंट करेंगे एक मिनिमम टैक्स रेट को जो कि होगा 15%। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट फ्रेम क्या किया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD 2021 में, तो बेसिकली इसको पिलर 2 में लाया गया है। ये टैक्स स्लैब है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली ये जो है आपको ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये क्या इंश्योर करता है, तो ये इंश्योर करता है कि जो बिग बिजनेसेस होंगे जो ग्लोबल ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एक तरीके से अपने आप को डोमिसाइलिंग करके, लोकलाइज करके टैक्स हेवन की तरह टैक्स प्रॉफिट उठाए ना। टैक्स बचाने के लिए वो खुद को डोमिसाइल कर लेते हैं, खुद को लोकल बता देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। फरवरी 2023 को OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड G20 फ्रेमवर्क ऑन BPS, वो रिलीज़ किया एक टेक्निकल गाइडलाइंस जो असिस्ट करेगा गवर्नमेंट को कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जो लैंडमार्क रिफॉर्म है इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम पे, उसको जो कि इंश्योर किया जाएगा मल्टीनेशनल इंटरप्राइज MNEs पे, जो कि अब सब्जेक्ट करेगा 15% इफेक्टिव मिनिमम टैक्स रेट। आप कॉमन मार्केट में घुस के अपने आप को डोमिसाइल के अंदर बता के, लोकलाइज मार्केट के अंदर घुस के आप लूट नहीं सकते हो गवर्नमेंट को। आपको मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा इफ़ यू आर अ बिगर मार्केट, सीधी सी बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की टॉप रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, ये भेजा गया है। इंडिया आर सेट टू सेंड होम अ रिकॉर्ड ऑफ $100 बिलियन इन 2022। तो जितने भी रिसिपिएंट हैं, इंडिया सबसे बड़ा रिसिपिएंट है। जो रिमिटेंसेस भेजा जाता है माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा इंडिया के लिए, वो $100 बिलियन हो गया 2022 में, जबकि पूरी की पूरी वर्ल्ड में प्राइस राइज बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी तब भी। अगर हम लोग बात करें माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के बारे में, तो इसको पब्लिश किया गया था नवंबर 2022 को, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया गया था। टाइटल था रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। मतलब ग्लोबली हम इतने इफेक्टेड थे, फिर भी इंडिया का रेमिटेंसेस 100 बिलियन हुआ। इंडिया के जो माइग्रेंट्स लेबर्स वर्कर्स गए हैं बाहर, वो 100 बिलियन रुपीज़ इंडिया भेजे हैं। तो बेसिक फोकस क्या था इसका? बेसिक फोकस था क्लाइमेट मिटिगेशन, माइग्रेशन। अब इसके बारे में जानते हैं। एक अपडेट था माइग्रेशन पे एंड रेमिटेंस फ्लोज पे। अब इस रिपोर्ट में कुछ और समझते हैं। इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि वो रिसीव करेगा 100 बिलियन 2022 में, जो कि टॉप रिसिपिएंट होगा 2022 का। अगर हम लोग बात करें तो इंडियन माइग्रेंट्स के बारे में, तो वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, रिलेटिवली हाई सैलरी US में, UK में एंड ईस्ट एशिया में, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज माइग्रेंट्स। अब ये जो 100 बिलियन का जो मार्क हुआ है, इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें ग्लोबल रिमिटेंस की, इंडिया में रिमिटेंस फ्लो जो है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि लगभग 3% हमारे GDP का हो जाएगा 2022 में। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड के रिमिटेंस फ्लो की, जो कि टोटल कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें तो $794 बिलियन था। $2000 हो सकता था, ये करंट अफेयर ओल्ड है, तो इसमें से 100 बिलियन इंडिया आ रहा है, आप सोच लीजिए। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ये टॉप डेस्टिनेशन कंट्री है फॉरेन बॉर्न इंडिविजुअल्स, जो कि डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनके लिए। तो USA सबसे ज़्यादा अभी भी टॉप पे है। लोग उसको वहाँ पसंद कर रहे हैं जाना, लोग वहाँ माइग्रेट करके जाना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेसेस दैट इज़ इन वर्ल्ड। जैसे मान लो UK हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे उससे भी ज़्यादा USA में जाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फोर्ब्स की, इंडिया की टॉप 100 रिचेस्ट पीपल के बारे में। नवंबर 2022 को फोर्ब्स ने
लॉन्च किया अपना एक एनुअल लिस्ट इंडिया का 100 रिचेस्ट बिलियनर के बारे में। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कंबाइंड वेल्थ है ना इंडिया के 100 रिचेस्ट बिलियनर्स का, वो $25 बिलियन बढ़ गया है और $800 बिलियन हो चुका है। अगर हम लोग बात करें कंप्लीट क्यूमुलेटिव नेटवर्थ की, टोटल एडिटिवली नेटवर्थ की, तो टॉप 10 रिचेस्ट जो है ना वो लगभग $385.2 बिलियन पे स्टैंड करते हैं, जो कि 15.1% 2021 से बढ़े हैं। 15.1% उनका जो नेटवर्थ है वो बढ़ा है 2021 के कंपैरिजन में, और अभी स्टैंड कर रहा है $385.2 बिलियन। अगर हम लोग बात करें रिचेस्ट मैन की, जो कंट्री की नेटवर्थ है वो $150 बिलियन है। रिचेस्ट इंडियन वुमेन है, ये आपको याद रखना है, सावित्री जिंदल जी, उनका नेटवर्थ है $16.4 बिलियन। अब 9 वुमेन बिलियनर्स हैं जो इस लिस्ट में हैं। टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन इन द फोर्ब्स 2022 लिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे गौतम अदानी जी, नेटवर्थ 150 बिलियन। फिर मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 88 बिलियन। फिर राधाकृष्णन दामिनी जी, नेटवर्थ 27.6 बिलियन। साइरस पुनेवाला, नेटवर्थ 21.5 बिलियन। शिव नादर जी, नेटवर्थ 21.4 बिलियन। सावित्री जिंदल, ये याद रखिएगा, सावित्री जिंदल वुमेन इन द टॉप 10 एंड फैमिली, नेटवर्थ 16.4 बिलियन। दिलीप संघवी एंड फैमिली, नेटवर्थ 15.5 बिलियन। हिंदुजा ब्रदर्स, नेटवर्थ 15.2 बिलियन। कुमार बिरला ग्रुप, नेटवर्थ 15 बिलियन। बजाज फैमिली, नेटवर्थ 14.6 बिलियन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अक्टूबर 10, 2022 को एक आपको है सेवरिकस रिक्से बैंक प्राइज़, जो कि इकोनॉमिक साइंस पे दिया जाता है 2022 का, वो अवार्ड किया गया 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को। कौन कौन थे वो? बेन एस बर्नाके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायबेक। इनको मिला। बेसिकली ये इम्प्रूव किए थे हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फिनेंशियल क्राइसिस। तो बैंक की जो रोल्स होती है इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली कब, जब हमारा किसी भी फिनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरते रहता है, जैसे कोविड हो गया, उस वक्त कैसे एक बैंक काम करता है फिनेंशियल रिकवरी में, फिनेंशियल डिपेंड जो हो चुका है उसकी रिकवरी में, वो इन्होंने बताया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों की, बेन एस बर्नाके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायविक के बारे में। बेन एस बर्नाके जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट किए थे, वो एक्सप्लेन किए थे कि कैसे फेलिंग बैंक प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द ग्लोबल डिप्रेशन 1930s, 1930 में कैसे बैंक जो फेल हो रहा था वो भी एक डिसिसिव रोल प्ले किया था ग्लोबल डिप्रेशन से आउटकम होने में। अगर हम लोग बात करें वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की, जो कि मॉडर्न डे हिस्ट्री का था, वो 1930 वाला था। अब उनका रिसर्च जो था किस पे बेस्ड था? उनका कहना था कि अगर मान लो बैंक कॉलेप्स करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस होंगे, तो क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं विदाउट बैंक के? अगर बैंक अनस्टेबल हो जाए तो हम कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे? अब बात करेंगे डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायविक के बारे में। तो इन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया था और बेसिकली इन्होंने थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे बैंक एग्जिस्ट करता है और कैसे उनका रोल सोसाइटी में वल्नरेबल जो र्यूमर्स होते हैं, जो कॉलेप्स इम्पेंडेंट होते हैं सोसाइटी में, उसको कम किया जाता है। वो रिस्क को कम कैसे करते हैं वो लोग, और इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया इस रिसर्च के लिए, बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात कर ले नोबेल इन इकोनॉमिक्स की, तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को मिला था। डेविड कार्ड ही आ रहा है तो इकोनॉमी से रिलेटेड है। इनको मिला था इनके एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में, इन्होंने बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिया था। जोशुआ डी एंग्रिस्ट जी थे एंड ग्यूडो डब्ल्यू इम्बर्न्स, इनको मिला था मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की रैंकिंग आई है इंडिविजुअल्स की। तो अगर हम बात करें तो एक नेटवर्थ है INR 1000 करोड़ प्लस, और ये और बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिच लिस्ट है इंडिया का। अगर हम लोग बात करें लास्ट डिकेड का, तो ये लिस्ट जो है वो 100 इंडिविजुअल जो 10 शहरों में रहते हैं से बढ़ के 1103 रिचेस्ट इंडियन जो 122 सिटीज़ में रहते हैं, इतना ज़्यादा चेंज हुआ है 10 सालों में। रिलीज़ किया गया सितंबर 21, 2022 को। रिलीज़ किया गया हुरून इंडिया एंड IIFL वेल्थ के द्वारा।
यह 11वां एनुअल रैंकिंग था, रिचेस्ट इंडिविजुअल इंडिया में है उनका। अगर इस रिपोर्ट की हम लोग मानते हैं तो 1103 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास INR 1000 करोड़ वेल्थ है, जो कि 62% बढ़ा है लास्ट 5 ईयर में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विथ INR दिस मच, मान लीजिए 1100 करोड़, गौतम अदानी ओवरटेक मुकेश अंबानी टू बैक द रिचेस्ट इंडियन टाइटल। ठीक है, 602 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिन्होंने अपने वेल्थ को इंक्रीज किया है। 149 आर न्यू फेसेस, 602 हैं ऐसे जिन्होंने वेल्थ को इंक्रीज किया है, जिसमें से 149 लगभग 150 नए फेसेस हैं। फाउंडर ऑफ नायका जो फाल्गुनी नायर जी हैं, ये याद रखिएगा, उन्होंने ओवरटेक किया है बायोटेक क्वीन किरण मजुमदार सौ जी को। इसको बायोटेक जो क्वीन है किरण मजुमदार सौ जी को, उनको ओवरटेक करके रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन, याद रखिएगा, नायका की फाल्गुनी नायर जी, रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन। इसी के साथ बात करें तो 283 इंडिविजुअल्स मुंबई टॉप किया है। इंडिया का रिच लिस्ट सबसे ज़्यादा मुंबई में है, उसके बाद न्यू दिल्ली में 185 एंड बेंगलुरु में 89। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर की इंडिया में, तो एक को फाउंडर हैं कॉन्फ्लुएंट की, एक स्ट्रीमिंग डाटा टेक्नोलॉजी कंपनी की, नेहा नारखेड़े जी, जिनकी एज 37 है, वो यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर है इंडिया में। इंडिया के पास 221 बिलियनर्स हैं 2022 में। देखिए वुमेन का कंट्रीब्यूशन अब आप देखोगे ना तो आप एक मतलब शॉक्ड हो जाओगे। जो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर में जो वैसी वुमेन्स जो IIM, वैसी वुमेन जो बिजनेस वुमेन्स हैं, वैसी वुमेन जो सोशली अब बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, तो अब उसका ना एक इमेज दिखना शुरू हो गया है। कहते हैं ना, जैसे एक कंसेप्ट आता है प्रिजनर ऑफ वॉर का, POW का। पहले वॉर में इसलिए नहीं ज़्यादा वो करते थे वुमेन को कि अगर वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाएंगी तो क्या होगा। अरे भाई साहब, USA में देख लीजिए, नेवी सील में भी वुमेन पार्ट लेती हैं। तो अब जो है NDA एडमिशन स्टार्ट हो गया ना वुमेन का। सब कुछ आपके दिमाग में है। आप सोशली ये सोचोगे कि वुमेन आर बायोलॉजिकली वीक, ये गलत बात है। वुमेन मिग भी उड़ाती हैं, वुमेन सुखोई भी उड़ाती हैं। हर एक काम जो एक मेल कर सकता है वो ईजिली वो कर सकती हैं। बायोलॉजिकल ढांचा हो सकता है अलग, लेकिन स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ आर इक्वली, और आई कैन से आर इवन मोर देन दैट। ठीक है, तो ये परसेप्शन को रिमूव करना हमें चाहिए। आप देख लो टॉप 100 में हुरून ग्लोबल लिस्ट में वुमेन कैसे आ रही हैं। आप देख लो फाल्गुनी नायर जी को, मजुमदार सौ जी को, नाइक। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होगे ना, आपको खुद पता चल जाता होगा। स्टार्टअप कल्चर में टी-शर्ट बनाने वाली कंपनी हुई, हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी हुई, वुमेन्स लीड कर रही है अब हर जगह। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अब चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये हो भी रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा कंट्री 5 to 10 ईयर्स में बहुत अच्छा करने वाला है। बस एक होप रखना है पॉजिटिव, और अपने दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, उसको चेंज करना है। एक कुछ होता है ना टिपिकल अंडरस्टैंडिंग्स, उसको लेके चलते रहते हैं हम लोग, उसको बदलना है थोड़ा सा। बाकी अगर हम लोग हुरून रिपोर्ट्स की बात करें तो ये एक लीडिंग रिसर्च लग्जरी पब्लिशिंग एंड इवेंट ग्रुप है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था लंदन 1998 में। हुरून इंडिया को लॉन्च किया गया 2012 में। तो ये था हमारा इकोनॉमी पोर्शन, कंप्लीट ओवर इकोनॉमी हो गया हमारा। इसी के साथ साथ एक कमेंट में पढ़ रहा था कि वो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। देखिए स्पोर्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ ये कंप्लीट। अब इसमें मैं नाम पढ़ूंगा, रूपल चौधरी। अब मैं ना कंप्लीट आपको ये कौन जीता वो कौन जीता मैं बोल दूंगा। बोलने में क्या होगा, अगर आपको सुन के समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज में कुछ बताने लायक होता नहीं है। अब देखिए ग्रैंड प्री को क्या बताएंगे इसमें। बहरैन ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टेपन जी जीते हैं, जो रेडबुल से बिलोंग करते हैं, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हो जाएगा। अब लगभग देखिए 90% ओवर हो चुका है हमारा, तो आगे भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।